नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम अहम खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। कवर्धा के आदिवासी झाम सिंह धुर्वे एनकाउंटर मामले में छत्तीसगढ़ के वन मंत्री ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को खत लिखा। प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने एमपी के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा की गई इस हत्या पर मुख्यमंत्री की बैठक में संज्ञान नहीं लिया गया। अकबर ने 12 सितंबर को लिखी गई चिट्ठी का हवाला देते हुए कहा कि मामला बेहद गंभीर है, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। वन मंत्री ने पत्र में लिखा कि 6 सितंबर को मध्य प्रदेश पुलिस ने छत्तीसगढ़ के एक निर्दोष बेकसूर आदिवासी की हत्या कर दी और दूसरे आदिवासी की हत्या की कोशिश की गई, जो बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने पत्र में लिखा कि इससे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वन मंत्री अकबर ने उनके द्वारा पहले लिखी गई चिट्ठी पर कार्रवाई न होने पर निराशा जाहिर की। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से फिर से अनुरोध किया कि इस संवेदनशील प्रकरण में उच्च स्तरीय जांच तत्काल की जाए और छत्तीसगढ़ सरकार को कार्रवाई की जानकारी मुहैया कराई जाए। जिले में मत्स्याखेट के लिए गए 2 आदिवासियों पे मध्य प्रदेश की पुलिस ने गोली से हमला किया, जिसमें एक आदिवासी की मृत्यु हो गई, दूसरा बाल बाल बच गया। गोली उसके जो मछली मारने का डंडा था उसको चीरते हुए निकल गई। इस मामले को संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ के वन मंत्री माननीय मोहम्मद अकबर जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह को पत्र लिखा है और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दुर्भाग्य से इस मामले में अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश पुलिस ने इन निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताने की कुचेष्टा की है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। अब बार बार छत्तीसगढ़ के वन मंत्री के द्वारा आगाह किए जाने के बावजूद, बार बार छत्तीसगढ़ के वन मंत्री के द्वारा पत्र लिखे जाने के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार दोषियों को बचाने में लगी हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। हमारी मांग है मध्य प्रदेश सरकार से कि निर्दोष आदिवासियों की हत्या करने वाले लोगों के ऊपर में हत्या का मुकदमा दर्ज करके कई। इधर आदिवासी की हत्या पर विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया। बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वो बातचीत करेंगे। बेकसूर आदिवासी की हत्या मामले में बयान दिया, कहा कि मामले की जांच होनी चाहिए। विष्णुदेव साय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका ये बयान ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जांच होनी चाहिए और अगर निर्दोष थे लोग, नक्सली नहीं थे, तो कार्रवाई होनी चाहिए गोली चलाने वालों के ऊपर में। क्या आप लोग इधर से कुछ लिखेंगे, क्योंकि आप भी एक आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं? अब देखते हैं, जानकारी लेंगे इसकी। तो दोनों तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए। हमारी सहयोगी ममता लांजेवार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। ममता, वाकई ये मामला बहुत ही गंभीर है। अब एनकाउंटर पर पत्र लिखने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब जानना चाहूंगा, आदिवासी झाम सिंह धुर्वे का एनकाउंटर हुआ या नहीं, ये तय कौन करेगा? और ऐसे में इस मामले पर क्या अब सियासत ज्यादा हो रही है? देखिए, बात सियासत की नहीं है। वो जो शुरुआती जांच पड़ताल आई है वो सामने, उसमें यही बताया जा रहा है कि मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे। 6 सितंबर का मामला है और झाम सिंह धुर्वे और नेम सिंह धुर्वे दोनों थे, लेकिन नेम सिंह धुर्वे जो है वो बच गए, बाल बाल बचे, लेकिन झाम सिंह धुर्वे की मौत हो गई। और इस पूरे मसले को लेकर अगर हम बात करें तो वन मंत्री ने मोहम्मद अकबर ने जो है वो चिट्ठी लिखी थी और उसके 2 दिन बाद दूसरी चिट्ठी लिखी। और जाहिर तौर पर चूंकि एक निर्दोष आदिवासी की मौत का मामला है और जो शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है, हालांकि पुलिस, जो मध्य प्रदेश पुलिस है, उनका कहना है कि वो नक्सली थे और यही समझ के उन्होंने गोली चलाई। तो इस पूरे मसले को लेकर अगर हम बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी का अगर की बात करें तो दोनों ही तरफ से एक ही वर्जन आ रहा है कि इस पूरे मसले की मामले की जांच होनी चाहिए और जो दोषी पुलिस वाले हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इसको देखते हुए ये भी लग रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर और जो है मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसको घेरे में लेगी। लेकिन शुरुआती तौर पर अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं इस मामले की जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने गोली चलाई है तो क्या आपके पास में ऐसे तथ्य थे, सबूत थे, एक आदिवासी की जान चली जाती है, दूसरा गंभीर जो है रूप से वो घायल हो जाता है।
तो इस पूरे मसले को अगर हम बात करें तो विष्णुदेव साय का भी कहना है कि वो पूरे प्रकरण की जांच लेंगे। हालांकि देखिए 6 सितंबर का मामला है और इस पूरे मसले को लेकर अगर हम बात करें तो पहले भी बीजेपी को जानकारी ले लेनी थी। कहीं न कहीं अगर सवाल पूछा जाता है तब ये कहा जाता है कि जानकारी लेंगे, तो ये भी चीजें जो है, चूंकि आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, शुरुआती संज्ञान में तो आपको लेना चाहिए कि आपके प्रदेश में अगर किसी आदिवासी की मौत हो जाती है, उसको गोली मार दिया जाता है, तो कहीं न कहीं जिस तरीके से आप लगातार आदिवासी हितैषी होने की बात करते हैं और 2-2 बार अगर प्रदेश के मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो संज्ञान में होना ही चाहिए। दूसरी बात ममता, जांच जब होगी तब होगी, जांच होगी तब होगी, कानून तो अपना काम करेगा। जानना चाहूंगा परिजनों की क्या मांग है और क्या सरकार की तरफ से कोई मदद मुहैया कराई गई है अब तक? देखिए सरकार का कहना है कि इस मामले में चूंकि गोली चलाई गई, मौत हो गई है, इस पूरे मसले पर जो है जो दोषी पुलिस वाले हैं उन पर कार्रवाई की जाए। जो नेम सिंह धुर्वे हैं उन्होंने भी झलमला थाने में जो रिपोर्ट लिखवाई है उसमें इस पूरे मामले की जानकारी दी और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उन्होंने भी मांग की है कि इस मामले में जो दोषी पुलिसकर्मी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल, दोषी पुलिसकर्मी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप बनी रहेगा ममता। इस वक्त संजय श्रीवास्तव साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपको पता होगा आदिवासी झाम सिंह धुर्वे को किस तरीके से मारा गया। आरोप है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने उनका फर्जी तरीके से एनकाउंटर कर दिया, नक्सली बताकर मार दिया। जी देखिए, जानकारी प्राप्त हुई है और ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ से एक पत्र मध्य प्रदेश की सरकार को दिया है। कुल मिलाकर लगातार इस प्रदेश में आदिवासियों की हत्या हो रही है, चाहे हम पिछले दिनों बीजापुर की बात करें, सुकमा की बात करें या फिर दंतेवाड़ा की बात करें, और अब ये जो बॉर्डर पे हुआ जिस पर इस तरह की बातें आ रही है, नक्सली समझ के इनको मारा गया है। मुझे लगता है कि बड़ा गंभीर विषय है। एक यदि निर्दोष व्यक्ति और वो भी आदिवासी व्यक्ति यदि इस तरह से हत्या होती है या मौत होती है तो एक निश्चित रूप से एक बड़ा गंभीर मामला है। सरकार को इस पर, चाहे उनको जो भी जांच पे आई या दूसरी सरकारों पे उनको है, मुझे लगता है कि बड़ी पुख्ता तरीके से इस पर जांच होने की आवश्यकता है कि सच्चाई क्या आखिर, और इस पर लीपापोती करने की कहीं आवश्यकता। और पहली चीज ये है कि आपको लगता है कि इस पे लीपापोती हो रही है और कौन कर रहा है? सर देखिए, कई बार ऐसे होती हैं कि कई प्रकार की बातें होती हैं और सच्चाई जब निकलती है तो बहुत दूसरे परिणाम होते हैं। मैं नहीं कहता, मैं आदिवासियों की मौत पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता कि कोई मध्य प्रदेश के बॉर्डर से किसी ने किया होगा, तो वो भी चीजें सामने आनी चाहिए। लेकिन प्रथम दृष्टया, लेकिन संजय जी, मामला तब सीरियस हो जाता है जब ये आरोप पुलिस पर लगे। मध्य प्रदेश पुलिस पर ये संगीन आरोप लगे हैं। मैं मान रहा हूँ सर, मैं वही तो कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की पुलिस हो या कोई हो, मैं इस पर राजनीति एक विषय नहीं, लेकिन हाँ कहीं दूसरे परिणाम नहीं आने चाहिए। बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए सरकार से, लेकिन पहले, सबसे पहले चूंकि आदिवासी छत्तीसगढ़ के हैं, उनको उचित मुआवजा हमारी सरकार प्रदान करे, ये सबसे पहले। अब चूंकि व्यक्ति की जान तो चली गई है तो जांच की रिपोर्ट्स आएंगी, कब आती है कब नहीं आती है, लेकिन सबसे पहले छत्तीसगढ़ की सरकार को उनको उचित मुआवजा प्रदान करना चाहिए। तो उसकी जान की कीमत आखिर उसका जिम्मेदार आपकी नजर में कौन है? क्योंकि अब विष्णुदत्त साय साहब कह रहे हैं कि अब इस पे बातचीत की जाएगी और वन मंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसको लेकर खत भी लिख दिया है। देखिए, जान की कीमत तो नहीं लगाई जा सकती, और इसके लिए जो भी दोषी है, जिस भी सरकार के लोग हों, जो भी जहाँ की पुलिस हो, जो भी जिम्मेदार हों, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक उस परिवार के प्रति हमारी संवेदना यही होती है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ शासन की जवाबदारी है कि उनको तत्काल उचित मुआवजा प्रदान करें, क्योंकि वो उस परिवार के मुखिया हैं, कमाने वाले लोग हैं, तो सरकार को इसमें संवेदनशीलता के साथ। आप संजय जी कुछ आश्वासन देंगे अपनी पार्टी की तरफ से? आप क्या करने वाले हैं उन पीड़ित परिजनों के लिए, और आप लोग इस मुद्दे को किस तरीके से ले जाएंगे, क्योंकि एक आदिवासी की मौत का मामला है? देखिए, ये विषय पार्टी के फोरम में आया है। विष्णुदेव साय जी जब प्रदेश अध्यक्ष ने जो वक्तव्य दिया है उसके साथ में है, निश्चित रूप से पार्टी भी इसकी जानकारी लेगी एक्चुअल वास्तविक तथ्य क्या है, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे रहते हैं, कई घटनाएं इस तरह की हैं कि उस पर लिपापोती करके दूसरों के ऊपर पे भी इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन फिर से एक बार कहना चाहूंगा, एक जिम्मेदार होने के नाते, इसके लिए जो भी दोषी है, कहीं ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की लड़ाई का विषय नहीं है, सरकारों की लड़ाई का विषय नहीं है, जो भी उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे। लेकिन संजय जी, आपको लगता है कि ऐसा होता है कि अपनी काबिलियत दिखाने के लिए हम बेकसूरों पर वार करके नक्सली बताकर अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने नक्सली को मार गिराया? नहीं, देखिए, सामान्यतः ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन जिस तरीके की बातें आपको याद होगा कि जब बस्तर के अंदर में भी जब डॉक्टर बीजेपी की सरकार थी,
तो जब हम नक्सलियों को मारते थे तो यही कांग्रेस सामने खड़े होकर कहती कि बेगुनाहों को मार दिया गया, ग्रामीणों को मारा गया। तो इस तरह की चीजें राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर लाकर लोग जो कहते हैं, हम तो आज भी नहीं कह रहे, हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि यदि गलती मध्य प्रदेश सरकार की, यदि वहां के पुलिस की, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और तथ्यात्मक चीजें सामने आनी चाहिए। और जो भी दोषी है और जो भी सहायता कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि मुआवजे के तौर पर, चूंकि हमारे यहाँ का एक आदिवासी मारा गया है, तो एक संवेदनशीलता के साथ उनकी हेल्प करना। बिल्कुल, जी जी संजय जी, आ रहा हूं आपके पास। हमारे पास सुशील आनंद जी भी जुड़े हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुशील जी, आपको पता है कि आदिवासी झाम सिंह धुर्वे एनकाउंटर मामले ने तूल पकड़ लिया है, इस पर सियासत भी हो रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं झाम सिंह धुर्वे के परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए? देखिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की पुलिस ने इन दोनों हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी जो कि मत्स्याखेट करने गए थे, मछली मारने गए थे, इनके ऊपर में गोलीबारी किया गया। गोलीबारी में हमारा एक आदिवासी मारा गया और दूसरा आदिवासी भाई जो था वो बाल बचा। जो गोली थी उससे जो मछली मारने का जो बांस लिया हुआ था, उस बांस को चीरते हुए निकल गई जी। इस मामले को संज्ञान में लेकर हमारे छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मनमोहन सिंह जी ने पिछले 24 घंटे में, मोहम्मद अकबर जी ने पिछले 24 घंटे में 2 पत्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा है। दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश की पुलिस इन दोनों आदिवासियों को नक्सली बता रही है, जबकि हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं, छत्तीसगढ़ के दोनों निहायत ही मासूम प्रवृत्ति के थे। इनके ऊपर में आज तक धारा 151 की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। गांव वाले बताते हैं, सारे बताते हैं, दोनों ही मासूम प्रवृत्ति के लोग थे, गरीब लोग थे, मछली मार के जंगली सामग्री एकत्रित करके। नहीं सुशील जी, वो सब तो ठीक है, हम कह रहे हैं कि बेकसूर थे झाम सिंह धुर्वे। आप लोग क्या कर रहे हैं इंसाफ दिलाने के लिए? सवाल ये है, ठीक है, पत्र लिखे जा रहे हैं, इस पर आप लोग बोल रहे हैं बढ़ चढ़कर। हमारी सरकार ने इनकी हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और क्योंकि ये मामला मध्य प्रदेश पुलिस का है, इसलिए माननीय वन मंत्री बार 24 घंटे के अंदर 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं उनको इन्होंने पत्र लिखा और अभी तक मध्य प्रदेश सरकार इस चीज को संज्ञान में नहीं ले रही है। दुर्भाग्यजनक है। एक तो आदिवासियों को गोली मार के हत्या की जाती है और ऊपर से इस मामले को जब उनके ध्यानाकर्षण किया जाता है तो संज्ञान में नहीं लिया जाता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही आदिवासी विरोधी है। मैं अभी सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बोल रहे थे कि बस्तर में जब ऐसा होता था तो नक्सली मारे जाते थे तो उनको कांग्रेस पार्टी निर्दोष आदिवासी बताती थी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सोनू और पखलू राम का जो 12 साल और 13 साल के बच्चों को जब आपने गोली मारा था, जब आपने एडस मिक्का को जब गोली मरवाया था, तो ये सब महिला 12 साल की महिला कभी नक्सली हो सकती है? एक गरीब आदिवासी जो मछली मारने गया था। बिल्कुल, आपको रोकूंगा सुशील जी। संजय जी, आप जवाब देना चाहेंगे सुशील जी के सवाल का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि मैंने कहा कि हम हर एक आदिवासी की मौत या नक्सल घटना पर हम बड़ी गंभीरता के साथ में बातचीत करते हैं। अभी मैं केवल 2 सवाल करना चाहता हूँ कि अभी जो सुकमा में जो 4 आदिवासी मारे गए मुखबिरी के नाम पर और 2 दंतेवाड़ा पे जो अपनी शादी की बातचीत करके लौट रहे थे, उनके लिए इन्होंने क्या किया? कितना जवाब देते हैं मुझे। अब ये 6 से 7 दिन पहले की घटना, जरा बता दें कि उन आदिवासियों के हितैषी की इन्होंने क्या किया। संजय जी, सुशील जी, अगर हम पिछले वाकये पर ना जाएं, अभी जो ताजा मामला इस पर अगर फोकस करें तो एक पीड़ित परिजन को, परिवार को इंसाफ मिल जाएगा अगर आप दोनों एक साथ जुड़ जाएं तो। एकता में बल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के मंत्रियों के जनसंपर्क निधि में बदलाव कर दिया। मंत्रियों की जनसंपर्क निधि को 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। मंत्रियों को मिलने वाली इस राशि में से सांसद भी काम करवा सकेंगे। मंत्रियों की निधि से सांसद 1.25 लाख रुपए तक के काम सांसद की सिफारिश पर होंगे। राज्य सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है और सभी कलेक्टर्स को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा रायपुर से जुड़ चुके हैं। अवधेश, मंत्रियों की जनसंपर्क निधि में बदलाव हुआ है, इस बदलाव से क्या फर्क नजर आएगा विकास के पैमाने पर कसा जाए से? तो दोबारा जुड़ेंगे, अवधेश से बातचीत करेंगे क्योंकि जनसंपर्क निधि में बदलाव हुआ है, बड़ा बदलाव। जो संपर्क निधि 4 लाख थी, अब उसकी राशि 10 लाख रुपए कर दी गई है। मंत्रियों को मिलने वाली राशि में से सांसद
सांसदों के भी काम होंगे। 1.25 लाख के काम सांसदों की सिफारिश पर होंगे। सभी कलेक्टर्स को इसके लिए जानकारी दे दी गई है और राज्य सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। तो मंत्रियों की जनसंपर्क निधि को 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है और मंत्रियों को मिलने वाली इस राशि में से सांसद भी काम करवा सकेंगे। हमारे सहयोगी अवधेश जुड़े हुए हैं। अवधेश, एक बड़ा बदलाव कहा जाएगा क्योंकि जो संपर्क निधि 4 लाख थी उसे बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया और इससे अब क्या कुछ और ज्यादा बदलाव नजर आएगा अगर हम विकास के पैमाने पर इसे कसें तो? तो मंत्री जब भी दौरे पे जाते हैं, जनसंपर्क पे होते हैं, चाहे वो उनका अपना विधानसभा का क्षेत्र हो या फिर प्रदेश के अन्य हिस्से में हो, बतौर मंत्री वो जाते हैं, तो ऐसे में स्थानीय स्तर पे कई सारे ऐसे मांग उनके सामने आते हैं जिन्हें पूरा करना विकास के लिए, लोगों के आवश्यकताओं के लिए आवश्यक होती है। और ऐसे में विभाग के चक्कर लगाने में, विभागीय कार्रवाई पूरी करने में, दस्तावेजी कार्रवाई पूरी करने में, आदेश होने में काफी वक्त लग जाता है। और 4 लाख रुपए का जो पहले तय थी राशि, उस राशि के बाद जो मंत्रियों का अगर कोई काम तात्कालिक रूप से स्वीकृत करनी हो तो ऐसे में काफी दिक्कत होता था, काफी विलंब होती थी। अब यही वजह है कि बार बार ये बातें उठ के आ रही थी, मांग हो रही थी कि मंत्रियों का जो जनसंपर्क निधि है उसे बढ़ा के 10 लाख कर दिया जाए। सबसे अच्छी बात यह कि कर दी गई इसमें कि सांसदों को भी अधिकार दे दिया गया है कि 1.25 लाख रुपए तक के जो काम होंगे वो सांसद के अनुशंसा से हो सकेंगे। मतलब ये कि 4 लाख तक के पहले काम मंत्री के तात्कालिक रूप से मंत्री स्वीकृत कर सकते थे स्थानीय तौर पर जब वो जनसंपर्क में रहते थे, तो अब उसे बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया गया है। सांसदों को भी इसमें अधिकार दे दिए गए हैं। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि विकास को और नीचे तक ले जाने के लिए निचले स्तर पे जो भी कुछ छोटी छोटी मांगे होती है, जिस तरह से मंत्री जाते हैं तो कहीं पे भवन बनाने की मांग हो जाती है, कहीं पे सड़क के मरम्मत की मांग हो जाती है, कहीं पे किसी और छोटी चीजों की मांग हो जाती है। तो ऐसे में विभागीय बजट पे से उन तमाम कार्यों को कराना काफी जटिलता माना जाता है, क्योंकि छोटी छोटी राशियों का प्रावधान कहां पे होगा, बजट का लोकेशन कहां से होगा, उसके बाद आहरण क्या होगा, किस मद पे खर्चा किया जाएगा, तो तमाम तरह की जटिलता थी। चलिए, बिल्कुल ये चुनौती हालांकि आगे भी अवधेश बनी रहेगी कि कैसे इस मद को, इस राशि को कहां कहां खर्चा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिलासपुर से खबर, जहां पर अमित जोगी की जाति का मामला फिर से आ चुका है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का सुनवाई से इनकार हो गया। कोर्ट ने केस को दूसरे बेंच को ट्रांसफर किया है। छानबीन कमेटी ने जोगी को नोटिस भेजा था और अमित जोगी ने नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित जोगी की जाति का मामला है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई से इनकार कर दिया और कोर्ट ने अब केस को दूसरे बेंच को ट्रांसफर कर दिया। छानबीन कमेटी ने जोगी को नोटिस भेजा था, अमित जोगी ने नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज गुप्ते जुड़े हुए हैं। पंकज, आखिर ऐसी क्या वजह थी कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई से इनकार कर दिया और कोर्ट ने केस को दूसरे बेंच को ट्रांसफर कर दिया? देखिए कमरुद्दीन, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अजीत जोगी का जो जाति मामला चल रहा था और अमित जोगी का अलग से चल रहा था, इस बार नई याचिका प्रस्तुत की गई है क्योंकि जो संत कुमार नेताम है, जो जोगी पिता पुत्र की जाति को लगातार चुनौती देते रहे हैं, इस बार फिर से उन्होंने जिला, जो नया जिला बना है गौरेला पेंडा मरवाही, जहां से मरवाही के विधायक रह चुके हैं जोगी जी, तो इस मामले को लेकर के अब अमित जोगी की जाति को कलेक्टर से शिकायत की गई थी। कलेक्टर ने जिला स्तरीय पर एक छानबीन समिति का गठन किया है। छानबीन समिति ने अमित जोगी को पिछली बार से जो कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने कहा था और सारे दस्तावेज भी उपलब्ध कराने कहा था, लेकिन कोरोना काल के चलते लगातार अनुपस्थिति के कारण मामले में ये उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। और साथ ही साथ अब जो कारण बताओ नोटिस जो जारी हुआ है छानबीन समिति के द्वारा, उसको हाईकोर्ट में चुनौती दे दिया गया अमित जोगी के द्वारा। एक बड़ा सवाल पंकज ये भी है कि जो छानबीन कमेटी ने जब नोटिस भेजा अमित जोगी को, कारण बताओ नोटिस था, तो जवाब दे देते, कारण बता देते कि क्या वजह थी, उसको हाईकोर्ट में ले जाने की जरूरत थी क्या चुनौती देने की? जी देखिए, ये जो कारण बताओ जो नोटिस जारी किया गया, कहीं ना कहीं पर उसमें कोई टेक्निकल चीज होगा जिसको लेकर के वो हाई कोर्ट गए हैं, नहीं तो वो छानबीन समिति में इससे पहले भी कई बार मामला आया है, उसका भी जवाब देते रहे हैं। अभी जो आया है उसको लेकर चुनौती दी गई है और उनके अधिवक्ता भी इस शर्तों को प्रस्तुत करना चाहते, लेकिन किसी व्यक्तिगत कारणों से जस्टिस TCM कोची के सिंगल बेंच ने सुनवाई से इनकार कर दिया है और साथ ही इस मामले को अन्य बेंच में ट्रांसफर कर दिया। अब देखो कि अब कौन से बेंच में जाता है मामला, उसमें किस बेंच में मामला जाता है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका जानकारी देने के लिए। और इधर बलरामपुर से खबर, जहां पर अस्पताल से कोरोना संक्रमित कैदी फरार हो गया। कोरोना संक्रमित कैदी अस्पताल के बाथरूम से फरार हो चुका। पुलिस ने झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर से दोबारा पकड़ लिया। आरोपी
पशु तस्करी के मामले में गिरफ्तार हुआ था। कोरोना पॉजिटिव आने पर इलाज चल रहा था। वाड्रफनगर पुलिस चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला आपको बता दें। और खबर मुंगेली से। मुंगेली जिले में टोटल लॉकडाउन के आदेश जारी हो चुके हैं। 17 सितंबर से 23 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। सभी नगरीय क्षेत्र में टोटल लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंगेली जिले में टोटल लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए गए। 17 सितंबर से 23 सितंबर तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। सभी नगरीय क्षेत्र में टोटल लॉकडाउन रहेगा। कोरोना यहां पर ज्यादा बढ़ रहा है, इसका संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है, लिहाजा कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर दिया है। तो मुंगेली में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पथरिया थाने को सील कर दिया गया। 3 आरक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मंगल भवन से अब संचालित होगा थाना। लगातार यहां पर आपको बता दें, कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है, लिहाजा पथरिया थाने को ही सील करना पड़ा है। 3 आरक्षक यहां पर कोरोना पॉजिटिव निकले। उसके बाद मंगल भवन से अब इस थाने को संचालित किया जाएगा। लगातार कोरोना केसेस यहां पर बढ़ रहे हैं। और खबर रायपुर से, जहां पर कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट सामने आया। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,336 नए मरीज मिले। रायपुर से सबसे ज्यादा 756 नए मरीज मिले। कोरोना से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। 954 मरीज डिस्चार्ज होकर घर भी लौट चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या इस तरह से 33,645 पहुंच चुकी है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर अब 67,327 तक पहुंच चुकी है। और अब तक 573 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अब तक 33,109 लोगों ने कोरोना को मात भी दी।